Good morning students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका लेक्चर नंबर 5 हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन तो बताऊंगा ही, साथ में अकाउंटिंग इक्वेशन से कैसे बैलेंस शीट बनाया जाता है एक नया टॉपिक मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके साथ कराने वाला हूँ। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ठीक है बच्चा? तो आइए जरा हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Use accounting equation to show the effect of following transaction on assets, liabilities and capital and also show the balance sheet। मतलब आपको बैलेंस शीट भी बनाने हैं और आपको एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल का जो ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग इक्वेशन पे प्रभाव डाले हैं उन पे भी बात करने हैं हमको, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन के एक फॉर्मेट को बना लेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप मानते हैं यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ पे नोट करते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन्स, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको आप नोट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एसेट्स और सबसे लास्ट में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, थोड़ा स्पेस हमने ले रखा है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है बच्चा? तो इस प्रकार आपको बनाने हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, जरा हम उसका एनालिसिस करते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कि बाइफर्केशन कर लेते हैं, एसेट्स में कितने हेड हैं, लायबिलिटीज में कितने हेड हैं, उनकी बाइफर्केशन सबसे पहले कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पढ़ते हैं। तो राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यहाँ एक हेड है कैश। यहाँ गुड्स है, गुड्स को हम लोग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है बच्चे? डेटर अपने आप में एक हेड है, फर्नीचर हेड है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमको फर्स्ट लाइन से ही 4 हेड आ गया, कैश, स्टॉक, डेटर और फर्नीचर। तो सबसे पहले एसेट्स में यहाँ पे कैश का कॉलम बनाएंगे। फिर हमने देखा था स्टॉक है तो स्टॉक की कॉलम बनाएंगे। फिर हमने डेटर देखा था तो डेटर का भी कॉलम बना लेंगे। उसके बाद हम फर्नीचर देखे थे तो फर्नीचर की भी कॉलम बना लेंगे। जितने हेड आपको नजर आएंगे उतने हेड आपको यहाँ पे बनेंगे, ठीक है? उसके बाद कौन कौन से हेड है? क्रेडिटर भी एक हेड है, यानी कि जाहिर सी बात है पहला ट्रांजेक्शन से ही बहुत सारा चीज पता चल गया। थोड़ा इक्वल टू को हम और दूर भगा लेते हैं, पच पच नहीं होगा। हाँ, तो लाइबिलिटी में आपने देखा क्रेडिटर भी है, तो लाइबिलिटी में एक क्रेडिटर बना लेते हैं हम लोग। तो सही इधर कर लेते हैं इनको। क्रेडिटर मतलब जो सबसे पहले हमको दिखा हम वही चीज भर रहे हैं, ठीक है बच्चा? उसके बाद दूसरे लाइन में गुड्स है तो जाहिर सी बात है स्टॉक हो ही गया है। अमित है, होल्ड हुआ है तो अमित डेटर है, डेटर अकाउंट ऑलरेडी हम लोग खोल चुके हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब यहाँ पे एक बैंक नजर आया, कैश तो ऑलरेडी हमने अकाउंट खोल रखा है, बैंक एक नजर आया, यहाँ देखें बेटा बैंक नजर आ रहा है। तो एसेट्स में आप एक बैंक भी जोड़ लीजिए, यहाँ पे पतला सा बैंक भी जोड़ लीजिए। अगर और कुछ होगा तो आपको और दिख जाएगा, जरा और देखते हैं आगे। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब ये लाइबिलिटी की पार्ट हो गई। तो क्रेडिटर तो आपको दिखा ही, साथ में रेंट आउटस्टैंडिंग दिख गया। आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर सकते हैं, एकदम सिंपल सी बात है, छोटा सा लिख लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। थोड़ा कैपिटल को और दूर कर लेते हैं, हो सकता है कैपिटल और ज़्यादा हो जाए। तो कैपिटल यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। थोड़ा सा आप कॉपी को घुमा लीजिएगा बच्चे, स्पेस होनी चाहिए। मैंने स्केल की यूज़ की है, ठीक है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक दिखा हमको। फिर से आते हैं हम लोग, एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमित इन फुल सेटलमेंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू सेम डेट, ये भी हो गया। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, देखो यहाँ पे एडवांस एक्सपेंस की बात हो रही है, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस की बात हो रही है जो कि एसेट होता है। तो यहाँ पे एक प्रीपेड एक्सपेंस का भी कॉलम बनेगा।
मतलब सर कॉलम पहले ही बना लेते हैं? हाँ बेटा, कॉलम पहले ही बना लेंगे तो आसान होगा। पेड टू क्रेडिटर अकाउंट खोल ही चुके हैं, फर्नीचर हो चुका है, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी होता है, तो इसकी भी एक कॉलम बनाएंगे लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। और प्लस कैपिटल का तो है ही, तो कैपिटल हो गया मेरा। इतना हेड हम लोग तैयार कर लिए। ये रहा कैपिटल। अब चाहते हैं इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख दूं, तो लो लिख देता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको हेड बनाना सिखाया कि कितना हेड आप खोलेंगे, उतने हेड आप खोल लिए। अब उसके बाद वन बाई वन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हेड को देखेंगे, कौन सा हेड बढ़ रहा है, कौन सा हेड घट रहा है। बस वही करना होता है और कुछ नहीं। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं वन बाई वन, है ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं ना? सिंपल सी बात है, हेड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में हेड नहीं बना पाते हैं तो कोना से बनाते जाइएगा। मान लीजिए शुरुआत में जितना नाम आया नजर आया, आप लिख दीजिए। थोड़ा स्पेस शुरू में ही लेना पड़ेगा ढेर सारा। हो सकता है कि कम पड़ जाए तो फालतू का स्पेस हो जाए। तो एक अंदाज लेने के लिए हम शुरू से लास्ट तक सारे हम ट्रांजेक्शन्स को देख लिए और उस अंदाज के बेसिस पे हमने हेड बना लिया। और ये हेड बनाने का तरीका आपको क्वेश्चन को बनाने से ही पता चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को आप जब बनाएंगे, 4-5 क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो आपको हेड पता चल जाएगा शुरुआत में ही कि कितने हेड है, एसेट्स के कौन कौन हेड है, अलग अलग सब हेड, लायबिलिटीज के सब हेड कौन कौन है, वैसे। ठीक है। और नहीं तो आप थोड़ा सा पेज बर्बाद करना चाहते हैं तो शुरू में ही चौला ले लीजिए, एसेट्स में थोड़ा स्पेस ले लीजिए, लायबिलिटी प्लस कैपिटल में थोड़ा कम स्पेस लीजिए, और जैसे जैसे आपको हेड का नाम पता चले, सब हेड का नाम सॉरी, तो आप लिखते जाइए। ठीक है। तो आइए इस नंबर वन ट्रांजेक्शन से देखते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जाहिर सी बात है, राम जो है एक बिजनेस स्टार्ट करता है कैश लगा के। तो बिजनेस में कैश बड़ा घटा, तो भाई बिजनेस में कैश आया तो कैश बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, है ना? फिर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कोमा दिया हुआ है, गुड्स 50,000, मतलब जाहिर सी बात है बिजनेस में स्टॉक बढ़ गया, बिजनेस में स्टॉक बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। फिर डेटर 10,000, मतलब डेटर भी बढ़ गया। फर्नीचर 10,000, फर्नीचर भी बढ़ गया। और क्रेडिटर 20,000, यानी क्रेडिटर भी बढ़ गया। वाह, ये पहला ही ट्रांजैक्शन में इतनी सारी बातें हमको पता चला कि राम एक बिजनेस स्टार्ट करता है जिसमें कैश वो लगाता है 1,80,000, गुड्स लगाता है 50,000, डेटर लगाता है 10,000 और फर्नीचर लगाता है 10,000, और उसके पास एक लाइबिलिटी भी है क्रेडिटर 20,000 का, शुरुआत में ही। ये एकदम शुरुआत में है। तो जैसे कि आपको मालूम है, सीरियल नंबर हम 1 की बात कर रहे थे, और इसमें ट्रांजैक्शन जो हमने पढ़ा है वो लिख सकते हैं, छोटा में लिख दो, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आप अमाउंट भी लिख सकते हैं, कैश इतना है, गुड्स इतना है। आप अच्छा से लिखना चाहते हैं तो पूरा डिटेल में लिख दीजिए, मैं तो शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ। गुड्स, डेटर, फर्नीचर और क्रेडिटर भी नजर आया था, इतना चीज नजर आया। जरा अमाउंट भरते हैं। कैश बढ़ रहा है 1,80,000 से, स्टॉक 50,000 से, डेटर 10,000 से। तो कैश हम लोग बढ़ा देंगे बेटा। यहाँ सब जगह रुपीस का साइन है, अब लगा लो। चाहते हो थोड़ा बहुत परफेक्ट बनाए तो हर जगह आप जहाँ जहाँ हेड है वहाँ पे आप रुपीस का साइन लगा लो, कोई टाइम नहीं लगेगा, रुपीस का साइन लगा लो। कैश आपने देखा 1,80,000 से बढ़ रहा था, तो आप यहाँ पे 1,80,000 लिख दीजिए। स्टॉक हमने पढ़ा था 50,000 से बढ़ रहा है। डेटर हमने पढ़ा था 10,000 से बढ़ रहा है। और फर्नीचर और क्रेडिटर हम लोग देख लेते हैं। फर्नीचर 10,000 है, क्रेडिटर 20,000 है, तो फर्नीचर 20,000 से बढ़ा दो। सॉरी, फर्नीचर 10,000 है क्या? फर्नीचर 10,000, क्रेडिटर 20,000, तो फर्नीचर हमने 10,000 से बढ़ा देंगे यहाँ पे।
सिंपल सी बात है बेटा, प्लस कर देंगे फर्नीचर में 10,000। बैंक यहाँ पे नहीं बढ़ा तो बैंक जीरो लिख देंगे, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं बढ़ा तो जीरो लिख देंगे। और अगर बात करें क्रेडिटर का, तो यहाँ पे क्रेडिटर 20,000 बढ़ रहा था। अब जाहिर सी बात है, थोड़ा सा इसमें एक और चीज आपको ध्यान देना होगा। क्या जरा मैं आपको पहला ट्रांजेक्शन को फिर से दिखा रहा हूँ। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,80,000, मतलब बिजनेस में उसने कैश लगाया, स्टॉक लगाया, डेटर है, फर्नीचर है, और उसके पास कुछ एक लाइबिलिटी भी है, क्रेडिटर। तो आपको यहाँ पे कैपिटल निकालना है। तो कैपिटल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी होता है, ठीक है। और यहाँ पे एसेट्स में ये एसेट है, स्टॉक एसेट है, डेटर एसेट है, फर्नीचर एसेट है, और क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है। तो 4 एसेट है, तो चारों एसेट को जोड़ लो। तो हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। 1,80,000 प्लस 50,000 प्लस डेटर 10,000 प्लस फर्नीचर 10,000। तो आपके पास कैपिटल निकालना है, तो एसेट तो हो गया 2,50,000 और लायबिलिटी है 20,000 एक क्रेडिटर। तो आपके पास कैपिटल कितने हो गए, 2,30,000। पहले ट्रांजेक्शन का हम एनालिसिस किए, आपके पास कैपिटल पूंजी कितना है, 2,30,000। जैसे कि आपको पता है, कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और राम जब स्टार्ट किया, कैश, गुड्स, डेटर, फर्नीचर, ये सारे एसेट्स हैं, और क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, तो अब घटा लो, 2,30,000 कैपिटल है। तो उसने कैपिटल कितना लगाया, 2,30,000। मतलब आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे जीरो है, अनअर्नड इनकम भी जीरो है, लेकिन कैपिटल कितना है, 2,30,000। कैपिटल कितना है बंधु, 2,30,000। यहाँ भी रुपीस का साइन लगा लो, जहां जहां आपको नजर आ रहा है। ठीक है बंधु, आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 6,000 sold to Amit at a loss of 10%, out of which 2,000 received in cash। हमने एक गुड्स बेचा अमित को, जिसका कॉस्ट प्राइस की अगर बात करें तो 6,000 का गुड्स था, जो हमने बेच दिया। 6,000 का गुड्स हमने क्या किया, बेच दिया। और 6,000 का गुड्स बेचा अमित को, कितना में बेचा, हमको सेलिंग प्राइस की पता लगाना है, सेल वैल्यू कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, पता करना है ना। तो आप कैसे पता करोगे, 10% के नुकसान पे बेचा, तो 6,000 का 10% होता है 600। तो 6,000 में 600 घटा देंगे तो बचा 5,400। यानी उसने कितना में सेल किया, जाहिर सी बात है 5,400 में सेल किया। उस 5,400 में देख रहे हैं हम, तो 2,000 कैश में रिसीव हुआ। तो 5,400 में दो पार्ट होती है, एक होती है कैश और दूसरी होती है क्रेडिट। अगर हम कैश की बात करें तो 2,000 हमको कैश मिल जा रही है, यानी कि बाकी 3,400 बकाया रहता है। एकदम सिंपल सी बात है कि 2,000 हमको कैश प्राप्त हो गया और 3,400 उधारी रहता है, क्रेडिट होता है राम को। राम कौन है, डेटर है। हम किसको गुड्स अपना बेचते हैं, डेटर को। तो यहाँ पे आप देखेंगे, गुड्स कॉस्टिंग 6,000 सोल्ड टू अमित, हमने सामान 6,000 का अमित को 10% के नुकसान पे बेचा। तो अगर हम नुकसान निकालने वाले हैं लॉस, तो जाहिर सी बात है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दो, हमारा लॉस पता चल जाएगा। अगर हम माइनस कर दें तो 600 का नुकसान हमको हुआ है, क्योंकि 6,000 का सामान 10% के नुकसान पे, यानी 600 के नुकसान पे, 6,000 का 10% 600 पे हमने बेचा। तो सेलिंग प्राइस हमको 5,400 है, जिसमें से 2,000 हमको कैश मिल गया है। इसका मतलब 3,400 हमारा अभी भी बकाया है, उधारी है, मिलना नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें बढ़ा और क्या क्या घटा।
सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 2 है तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। जो क्वेश्चन है उतार ही देते हैं, गुड्स कॉस्टिंग एकदम क्वेश्चन को उतार दिया जाता है। तो ₹6,000 sold at loss of 10% of 10% लिख लो, ऑफ हटा लो, और ₹2,000 रिसीव्ड इन कैश, जिसमें से 2,000 कैश में हमको रिसीव हो गया। क्वेश्चन तो यही है। तो जब 2,000 हमको कैश में रिसीव हुआ है तो हम कैश में 2,000 रुपया प्लस कर देंगे, कैश में 2,000 प्लस कर देंगे। और कुछ चीज हम जब बेचते हैं, कुछ चीज हम सेल करते हैं, अपना गुड्स को जब सेल करते हैं तो मेरा स्टॉक घट जाएगा। मेरे गोडाउन में सामान पड़ा हुआ था, हमने बेच दिया, और जैसे ही बेचा तो गोडाउन का सामान कम हो गया, दुकान का सामान कम हो गया। तो जो कम कम हुआ वो कॉस्ट प्राइस से घटाते हैं। स्टॉक मेरा 6,000 से माइनस हो गया। अब माइनस हुआ है तो एक काम करो, आप ब्रैकेट में ना लिख के माइनस का साइन ही दे दो, ये भी एक तरीका है। अदरवाइज आप प्लस लिख के ब्रैकेट का साइन दे दो, ये भी एक तरीका है। तो हमारा स्टॉक 6,000 से घट गया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि हमने 5,400 में अभी अभी देखा था कि बेचा है, जिसमें से 2,000 कैश मिला, यानी 3,400 बकाया है। अभी भी बकाया है, स्टिल हमको पैसा नहीं मिला है। तो 3,400 से हम डेटर को इंक्रीज कर देंगे। फर्नीचर में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, बैंक में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, और क्रेडिटर में भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, अनअर्न्ड इनकम में भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। लेकिन कैपिटल में हमको पता चला कि 600 रुपया का नुकसान हो गया है, और जब भी लॉस होता है तो मेरा कैपिटल जो होता है वो माइनस हो जाता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, LHS RHS को अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चे, तो थोड़ा सा छोटा स्क्रीन हम कर देते हैं, दिखेगा एक जगह। तो जब हम माइनस करेंगे इनको आपस में, तो 6,000 और ये घटाएंगे तो 5,400 होगा, तो -600 इधर भी होगा, और RHS में भी 600 -600 होगा, यानी LHS RHS बराबर हो गया। ये एसेट साइड को हम मान लेते हैं LHS है, और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल राइट हैंड साइड है। तो किसी भी सूरत पे ये बराबर होनी चाहिए, किसी भी सूरत पे LHS मेरा RHS के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो गलत हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो दो इक्वेशन हमने बना लिया। जरा हम तीसरे इक्वेशन को जूम करके देखते हैं। आइए इसको जरा मिटा दूं, स्पेस हमारा मिलेगा। ठीक है बंधु, है ना, आप समझ रहे हैं। आइए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। हमने बैंक में पैसा जमा किया, ये मान लो मेरा पॉकेट है, यहाँ इस पॉकेट में 20,000 रुपया है, और ये बैंक है। कौन सी बैंक है आपकी फेवरेट बैंक? कोई भी बैंक होगा ले लो, मैं तो SBI ले लेता हूँ यहाँ फिलहाल। तो पैकेट से हमने अपने बटुआ से, अपने पर्स से 20,000 रुपया जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। यहाँ लिखा हुआ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कैश को बैंक में जमा करेंगे तो मेरा जो कैश है वो घट जाएगा, और जो मेरा बैंक है वो बढ़ जाएगा। अब भाई कैश घटा तभी तो बैंक में पैसा जमा किया। आपके पैकेट में पर्स में 20,000 रुपया था, उस पर्स में से निकाले तो 20,000 वहां से निकल गया, और उसको निकाल के आप बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक में जाके जमा किए तो बैंक बैलेंस बढ़ गया ना। तो कैश घटा और बैंक बैलेंस बढ़ गया।
इस ट्रांजेक्शन नंबर 3 में अगर हम यहाँ पे नोट करें, उससे पहले इन दोनों को हमें जोड़ देना चाहिए। उसके पहले इन दोनों को हमें जोड़ देना चाहिए। तो जोड़ते हैं और जोड़ के यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिख देते हैं। ये जोड़ देंगे तो सुविधा होगा, जोड़ा ही जाता है। तो 1,80,000 प्लस 2,000 को जोड़ेंगे, ये प्लस का साइन है, शुरुआत में प्लस साइन नहीं लिखा जाता है ना। तो 1,82,000 हो गया बच्चा। और यहाँ देखो माइनस है, तो 50,000 में 6,000 घटा दोगे तो प्लस में आ जाएगा कितना, 44,000। इधर जोड़ोगे तो 13,400 हो जाएगा। इधर फर्नीचर 10,000 प्लस 0 10,000 हो जाएगा। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, इक्वल टू 20,000 प्लस 0 20,000, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0। और हमें यहाँ पे अगर माइनस किए तो 2,30,000 में से 600 रुपये घटा दोगे तो ये प्लस में ही आएगा, 2,29,400। ठीक है मेरे भाई, एकदम क्लियर है, बन रहा है, आप समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगा, है ना? कोई बड़ा बात नहीं है। आइए शुरू करें, चलिए। न्यू इक्वेशन होने के बाद तीसरा इक्वेशन अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या था, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक था ना। तो यहाँ लिख देते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 20,000। हमने 20,000 बैंक में जमा किया था, तो 20,000 से कैश घट गया, स्टॉक में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, रिटर्न में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, फर्नीचर में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। यहाँ बैंक नजर आ रहा है, बैंक में 20,000 प्लस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, रिटर्न में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, अनअर्न में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, कैपिटल में भी कोई चेंजमेंट। फिर से इनको जोड़ देंगे हम, फिर से हम इनको जोड़ देंगे, जरा जोड़ो। 182 में से 20 घटा दो तो 162 हो जाएगा बच्चे। 44 प्लस 0 करेंगे तो 44,000 हो जाएगा। 13,400 में 0 जोड़ेंगे तो ये 13,400 ही रहेगा। 10,000 में 0 जोड़ेंगे तो 10,000 ही होगा। 20,000 में 0 जोड़ेंगे तो 20,000 ही होगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। क्रेडिटर की बात करें तो 20,000 प्लस 0 ये भी 20,000 होगा। फिर अनअर्न्ड आउटस्टैंडिंग ये 0, और ये हो गया 2,29,400। क्लियर? ये फिर से आपका एक न्यू इक्वेशन बन गया। तो आप गौर किए कैसे बनाया जाता है, हर बार जोड़ जोड़ के तैयार करते हैं। इस न्यू इक्वेशन में फिर एक ट्रांजेक्शन जोड़ेंगे जो 4 नंबर होगा। जरा देखते हैं 4 नंबर, एनालिसिस करते हैं हम लोग। रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000, रेंट मेरा बकाया है 5,000। तो रेंट आउटस्टैंडिंग जो होता है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब अभी तक हमने पे नहीं किया है तो मेरे ऊपर बोझ है, एक लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रेंट कैसे है, लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी तक हमने पे नहीं किया 5,000। और इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं चौथा नंबर, रेंट आउटस्टैंडिंग और रुपीज 5,000, 5,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो कैश में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, मतलब एसेट्स में यहाँ कोई चेंजमेंट हुआ ही नहीं। तो जब एसेट्स में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ तो बड़ा सा 0 बैठा दो। क्रेडिटर में भी कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन दूसरा हम देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखे थे, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया 5,000, लाइबिलिटी एक बढ़ गया, अनअर्न्ड इनकम में कोई चेंजमेंट नहीं। लेकिन साथ ही साथ जब हमारे आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब हम रेंट देने वाले थे और रेंट हमने नहीं दिया है, तो रेंट तो देने वाले हैं ना, फ्यूचर में तो देंगे ही, तो आज ना कल मेरे लिए खर्चा होगा ही 5,000 का। तो खर्चा से कैपिटल जो है माइनस हो जाता है, खर्चे के कारण
जो कैपिटल है वो क्या हो जाता है बंधु, माइनस हो जाता है। कैपिटल माइनस कर देंगे, फिर से एक इक्वेशन तैयार हो गया, है ना। यहाँ पे लिख देंगे न्यू इक्वेशन, और जोड़ घटाव करेंगे 162 प्लस 0 1,62,000, 44 प्लस 0 यानी 44,000, 13,400 प्लस 0 13,400, 10,000 प्लस 0 10,000। अब हर लाइन को चेक करेंगे तो LHS RHS बराबर होगा, नहीं हो रहा है तो समझो कोई घोटाला है, एकदम 100% याद रखो। अगर जोड़ के इक्वल नहीं हो रहा है तो समझ लो कोई ना कोई घोटाला है। हाँ, 2,29,400 में 5,000 घटा लो तो 2,24,400। इक्वेशन नंबर 5 की बात करते हैं, जरा हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 5 क्या है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमित 3,200, जूम कर लो। रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमित 3,200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 3,400, चेक डिपॉजिटेड ऑन द सेम डेट। जरा ध्यान से समझना, हमको एक चेक अमित ने दिया 3,200 का और फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब अमित को हमें 3,400 रुपया पे करना था। अब शुरू में आप चेक कर सकते हैं कि 6,000 का सामान हमने कितना में अमित को बेचा था, 10% के नुकसान पे, यानी 5400 में बेचा था, जिसमें से 2,000 वो कैश दे दिया था, यानी 3,400 बकाया था ना अमित से हमको मिलने वाला था। अब 3,400 में यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि 3,200 उसने हमको दे दिया और हमने फुल सेटलमेंट कर दिया। अब वर्ड फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि अब हमको और उसको मतलब उससे पैसा हम नहीं लेंगे। अमित को सामान बेचे थे ना, तो वो हमको 3,400 देने वाला था, लेकिन हम 3,200 में मान गए हैं। इसका मतलब है कि 200 रुपया का हम उसको डिस्काउंट दे दिए, छोड़ दिए, माफ कर दिए, जाओ ठीक है रहने दो। 3,400 देने वाले हो, ठीक है, 3,200 दे दो, ठीक है। मतलब हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, एक तरह से 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। और वो जो चेक दिया था हमने उसको बैंक में ले जाके हमने डिपॉजिट कर दिया उसी दिन। आज चेक मिला और आज ही बैंक में जमा कर दिया। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमको चेक मिला, यानी कि हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ गया 3,200 से। और साथ ही साथ में हम अगर बात करें कि अमित मेरा एक डेटर था, अब वो पेमेंट कर दिया तो डेटर घट गया कि नहीं, बताओ कितना से घट गया, 3,400 से। भाई अमित जो हमको 3,400 देने वाला था अब दे दिया, तो अमित घटा कि नहीं, 3,400 से उसका बकाया खत्म, अब वो हम नहीं देगा, कैंसिल हो गया। और हमको 200 रुपया का डिस्काउंट देना पड़ा, हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया क्योंकि हम बेचते हैं अमित को, तो बेचने वाला व्यक्ति ही डिस्काउंट देता है, खरीदने वाला व्यक्ति डिस्काउंट नहीं देता है। आप कोई सामान खरीदने जाओ तो जो सेलर है, दुकानदार है, वो आपको छूट देगा, आप उसको छूट नहीं दोगे। तो हम राम जो है मालिक, दुकानदार है, उसने अमित को सामान बेचा तो अमित को उसने डिस्काउंट दिया, कितना का, 200 रुपये का। यानी यहाँ पे डिस्काउंट हमने पे किया, और जब भी डिस्काउंट पे किया यानी ये खर्चा हो गया, और खर्चे के कारण जो कैपिटल है बेटा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सी बात है, बैंक बढ़ गया, डेटर घट गया, और कैपिटल भी घट गया, है ना। आइए इक्वेशन करते हैं, इसको बनाते हैं इक्वेशन, जरा और छोटा कर लो बेटा। तो पांचवा नंबर था रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमित एंड deposited into bank. चेक रिसीट फ्रॉम अमित इन फुल सेटलमेंट लिख देना, इन फुल सेटलमेंट।
ठीक है, ऑफ रुपीज 3200। तो नोट कर लेना, क्वेश्चन उतार लेना एक्चुअली। तो जरा देख लो बैंक कहाँ पे है, तो बैंक आपका 1 2 3 4 5वें नंबर पे है। तो हमको कैश में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ क्योंकि कैश समित दिया नहीं है। स्टॉक में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, जरा नोट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसके बाद डेटर है, तो जाहिर सी बात है डेटर घट गया। और डेटर कितना से घट गया, तो 3400 से घट गया। तो यहाँ पे हम डेटर को माइनस कर देंगे 3400। उसके बाद चेक करते हैं चौथा नंबर क्या था, फर्नीचर। तो फर्नीचर में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, यहाँ 0 लगा दो। फर्नीचर के बाद है बैंक। बैंक में हमने पैसे जमा किया ना, हमको चेक मिला तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। कितना से, जितना वो पैसा दिया 3200 दिया था। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस में कोई चेंजमेंट नहीं, क्रेडिटर में कोई चेंजमेंट नहीं, एडवांस एक्रूड में कोई चेंजमेंट नहीं। लेकिन आप गौर कर रहे हैं, आपको डिस्काउंट देना पड़ा तो आपका कैपिटल 200 रुपये से माइनस हो जाए। अब चेक करो, बैलेंस करो, LHS RHS, यहाँ भी बैलेंस हो जाएगा। फिर आपको न्यू क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़ गई। अब न्यू क्वेश्चन बनाने के लिए जोड़ घटाव करना होगा। तो 162 में 0 जोड़ेंगे तो 162,000 ही होगा, और ये 44,000 ही होगा बेटा। यहाँ पे 10,000 बच गया। आप सिंपली सबको जोड़ना है एकदम आराम आराम से, कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा, एग्जाम में आप कहीं के नहीं रहेंगे। CBSE बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है बच्चे, तो जरा ध्यान से, है ना। 2,24,200। चलिए इक्वेशन नंबर 6 में आते हैं। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹1000। हमने इंश्योरेंस पे किया एडवांस में 1,000 रुपया। जब हम इंश्योरेंस एडवांस में पे करते हैं ना 1,000 रुपया, तो जैसे ही पे किए तो एक तो मेरा एसेट घट गया, मतलब कैश घट गया जब हम पे किए तो। और एडवांस में पे किया है मतलब हमारे पास एक एसेट बढ़ गया, प्रीपेड एक्सपेंस। कैश घटा और प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीरियल नंबर आप नोट कर सकते हैं 6। अब बढ़ा लो इस लाइन को, अब स्केल नहीं लगाएंगे हम। तो 6 नंबर को जरा हम नोट करते हैं। तो क्वेश्चन था इंश्योरेंस पेड इन एडवांस था 6 नंबर। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, हम इंश्योरेंस एडवांस में पे किए। कितना पे किए भैया, तो क्लियर सी बात है, वहां लिखा हुआ था 1,000 रुपया की बात हो रही थी। और जब आप पे करोगे तो कैश घट जाएगा 1,000 से, और साथ ही साथ प्रीपेड एक्सपेंस जो सबसे लास्ट में आप नोट कर रहे थे वो 1,000 से बढ़ जाएगा। क्रेडिटर में कोई चेंजमेंट नहीं, आउटस्टैंडिंग में, अनअर्न में, कैपिटल में कहीं कोई चेंजमेंट नहीं। न्यू इक्वेशन बना लेंगे, हर बार यही करते हैं हम लोग। 162,000 में 1,000 घटाएंगे तो 161,000 हो जाएगा, और ये 44 का 44 ही रहेगा। यहाँ पे 10,000 होगा, फिर यहाँ पे भी 10,000 होगा, यहाँ पे 23,200 होगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1,000 मेरा बढ़ गया एडवांस प्रीपेड एक्सपेंस। और यहाँ 20,000 का 20,000 हुआ, 5,000 का 5,000 हुआ, 0 का 0 हुआ, और 2,24,000 का 200 का वही रहा। 2,24,200 था, 2,24,200 ही रहेगा, है ना बंधु। बड़ा सिंपल सी बात है। इक्वेशन नंबर 7, ट्रांजेक्शन नंबर 7।
यहाँ स्पेस दे देते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 7 यहाँ लिख देते हैं। अब ट्रांजेक्शन नंबर 7 को जरा पढ़ना होगा, जरा पढ़ो। पेड टू क्रेडिटर 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000। यहाँ देखो सिंपली सी बात है, आपने अपने क्रेडिटर जो कि 20,000 का था उसको 18,000 पेमेंट कर दिया इन फुल सेटलमेंट। अब उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी। आपका एक क्रेडिटर था जिसको आपको 20,000 पेमेंट करना था, लेकिन 18,000 में ही क्रेडिटर आपका मान गया, यानी कि वो 2,000 आपको छूट दे दिया। हमेशा मैंने आपको बताया दुकानदार यानी क्रेडिटर छूट देता है, तो 2,000 का जब वो छूट देगा तो आपको 2,000 का इनकम होगा, है ना। तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, एक तो यहाँ पे आप पे करेंगे तो कैश घटेगा 18,000 से, साथ में आपका क्रेडिटर भी घटेगा क्योंकि आपने उसको पे कर दिया 20,000 से, घट गया, माइनस हो गया। और साथ में आपका कैपिटल जो है, डिस्काउंट आपको मिला ना इस बार, तो कैपिटल आपका बढ़ जाएगा 2,000 से। तीन चीज पे इफेक्ट डाला, कैश, क्रेडिटर और कैपिटल। तो आइए इस ट्रांजेक्शन में हम लोग कैश, क्रेडिटर और कैपिटल पे इफेक्ट डालते हैं। 7वां नंबर में पेड टू क्रेडिटर था, पेड टू क्रेडिटर था, जितना अमाउंट आप नोट कर लेना। क्रेडिटर को आपने पे किया 18,000, तो आपका कैश 18,000 से घट गया। बाकी कोई एसेट में छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो जब नहीं हुआ तो जीरो बैठा दो। लेकिन आपका क्रेडिटर घट गया कितना से, 20,000 से, तो घटा दो ना। और साथ ही साथ आपका डिस्काउंट आपको मिला है, तो 2,000 से आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। बैलेंस करके चेक कर लो, आपका वही आंसर आएगा। पहले चीज आर चीज देख लो आप, मुझे मालूम है वही आंसर आएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा, जोड़ते हैं हम लोग, है ना, न्यू क्वेश्चन। तो बड़ा लंबा है, लंबा नहीं है बेटा, नॉट है, बहुत इजी है। तो 161,000 में से 18,000 आप घटा दो, आपने पे किया, तो जब 18,000 आप घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,43,000, यानी आपके पास कैश बचा हुआ है 1,43,000। और सेकंड वाला जो भी आइटम था वो 44 हुआ, जोड़ के ये 10,000 का 10,000 हुआ, ये भी 10,000 का 10,000 हुआ, और यहाँ पे 23,200 है तो 23,200 ही होगा। और यहाँ 1,000 नया बढ़ गया, क्रेडिटर जीरो हो गया, आउटस्टैंडिंग 5,000 का 5,000 ही रहा, अनअर्न जीरो रहा, और ये 2,26,200 बढ़ गया। मैं जोड़ रहा हूँ इनको, इनको जोड़ के लिखा हूँ। फिर इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 में आप पढ़ेंगे तो डेप्रिसिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। जरा जूम कर लेते हैं, जरा देखिएगा आप। डेप्रिसिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, यहाँ देखिए आप अपने फर्नीचर को 10% के रेट से घटा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं जब भी आपका फर्नीचर घटेगा तो फर्नीचर घटेगा तो एसेट घट गया, पहली बात। दूसरी बात है डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के कारण आपका कैपिटल क्या होता है बेटा, माइनस कर जाता है ना, कर जाता है। तो बन गया ये, फर्नीचर घट गया और साथ में कैपिटल भी घट गया। तो घटा दें, तो पहले ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं, डेप्रिसिएट फर्नीचर द रेट ऑफ 10%। तो सबसे पहले पता करते हैं मेरे पास फर्नीचर कितना था। तो अगर आप पता करेंगे तो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था कि फर्नीचर आपके पास 10,000 रुपया का था। यहाँ जरा देखो तो लिखा हुआ है, राउंड किए हम अभी, तो आपके पास फर्नीचर 10,000 का था और 10% से आपका फर्नीचर घट गया। आपका जो फर्नीचर का कॉलम है वो देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 नंबर पे है। तो 4 नंबर में 10,000 का 10% मतलब 1,000 आप घटा दो। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, 4 नंबर यहाँ है तो 1,000 घटा दिए फर्नीचर, बाकी जगह जीरो, क्रेडिटर में भी जीरो, ये सारे जगह जीरो।
और कैपिटल बस घटा देना है, कैपिटल बस 1000 से माइनस कर देना। क्यों 1000 से माइनस करेंगे जरा पूछो, हमसे पूछो, बताएंगे। जब भी हम डिप्रिसिएशन करेंगे ना, तो डिप्रिसिएशन करने के कारण मेरा कैपिटल घट जाएगा, और जब कैपिटल घटा, क्योंकि खर्चा हुआ और खर्चा के कारण कैपिटल घट जाता है, तो हम घटा दिए। फिर न्यू क्वेश्चन रेडी हो गया। 1,43,000 ये हो गया, प्लस 44,000 हो गया, प्लस 10,000 का 10,000 रहा, ये 9,000 हो गया, यहाँ पे 23,200 का वही रहा, ये 1000 है, क्रेडिटर 0, ये 5,000 प्लस 0, और ये 2,25,200। बड़ा मस्त चल रहा है इक्वेशन। अब लास्ट इनकम है, ट्रांजेक्शन है, जरा हम जूम कर दें आपको। अनअर्नड इनकम इंटरेस्ट 2000। सबसे पहले अनअर्नड का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले तो लिख लो कि अनअर्नड, मैं बताया हूँ वैसे, अनअर्नड इनकम का मतलब होता है लायबिलिटी। ठीक है, अनअर्नड इनकम का मतलब होता है लायबिलिटी। अनअर्नड इनकम का मतलब क्या हुआ, हमको पैसा मिल गया, हमको पैसा मिल गया, लेकिन अर्निंग नहीं हुआ। पैसा मिल गया, अर्निंग नहीं हुआ, मतलब हो सकता है कि हमको एडवांस में पैसा मिल गया, हमको एडवांस में पैसा मिल गया। अनअर्न इनकम को हम लोग बोल सकते हैं इनकम रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इसको बोल सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। तो जब हमको हमको एडवांस इनकम मिला है, हमको एडवांस इनकम मिला है, तो मेरे लिए लायबिलिटी हुआ कि नहीं, हमारे लिए लायबिलिटी हुआ कि नहीं। तो अनअर्न्ड इंटरेस्ट 2000 का दूसरा नाम लिख लो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। नोट कर लो बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। ये रहता तो आप ज्यादा समझते हैं, लेकिन उसका नाम है तो आपको तो सीखना ही है। अनअर्न्ड इंटरेस्ट का मतलब हुआ आपको पैसा मिल गया लेकिन अर्निंग नहीं हुआ। जैसे कि मान लेते हैं आगे वाले साल का 2020 चल रहा है, 21 का पैसा आपको मिल गया, तो इनकम तो 2021 में होने वाला था, लेकिन पैसा आपको पहले ही मिल गया, तो एक तो ऐसी लायबिलिटी हो गया आपके ऊपर, है ना, हुआ कि नहीं। तो सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं 9 नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे अनअर्न्ड इंटरेस्ट 2000। 2000 का था ना बेटा, तो आपको कैश मिला है 2000 का, तो कैश तो बढ़ गया 2000 से, तो प्लस क्या लिख रहे हैं, 2000 से कैश बढ़ा दो, बाकी जगह 0। लेकिन एक लायबिलिटी भी 2000 से बढ़ गया, अनअर्न इनकम में 2000 बढ़ा दो। अब फाइनल इक्वेशन रेडी कर दो। अब वही आपका आंसर होगा, फाइनल इक्वेशन हम रेडी कर देते हैं, वही आपका आंसर होगा। जरा नोट कर लो, इसको हम बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। ठीक है, इनको जोड़ो। 143 प्लस 2 145,000। 44 का 44 ही बेचारा शुरू से लास्ट तक रहा। 10 प्लस 10 0, और ये 9,000 का 9,000 हुआ। 23,200 का 23,200 है, प्लस 1,000 है, ये 0 हो गया, ये 5,000 हो गया, ये 2,000 हो गया, और ये 2,25,200 हुआ। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, और यही आपका आंसर है। जरा हम लोग जोड़ लेते हैं, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी हुआ कि नहीं। तो 2,25,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000, तो ये 2,32,000 हो गया, उधर भी होना चाहिए 2,32,000। तब घटाओगे तो हो ही जाएगा, सॉरी जोड़ोगे उधर का तो एकदम आराम से हो जाएगा। तो ये आराम से हो जा रहा है बच्चे, फिर से मैं आपको जुड़वा दूं।
1,45,000 प्लस 44,000 प्लस 19,000 प्लस 23,200 प्लस 1,000, 2,32,200। उधर भी हो जा रहा है 2,32,200। हमने अभी अभी चेक किया था, रीचेकिंग हम कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ 2,32,200 आ रहा है। मतलब हम लिखना नहीं है, ये जो लाइन हम लिखने जा रहे हैं, ये जो हम लाइन लिखने जा रहे हैं उस लाइन को कहीं नोट नहीं करना है। मतलब LHS जो है 5 के बराबर हो गया। दोनों तरफ आपको जोड़ के 2,32,200 आएगा। क्लियर, एकदम इजी है। अब सवाल ये उठता है कि सर हमें बैलेंस शीट बनाने हैं, बैलेंस शीट सिखाने हैं, यही तो हमको सिखाना था। तो यहाँ लिख दो बैलेंस शीट, जरा फॉर्मेट आप नोट कर लो। यहाँ लिखते हैं एजेड, अभी पूछना नहीं है, जब बैलेंस शीट हम पढ़ाएंगे यहाँ नहीं पढ़ाना है, यहाँ बस बैलेंस शीट आपको आंसर ही दिया हुआ है, बस आपको लिख देना है। बैलेंस शीट हमको फाइनल अकाउंट में पढ़ना है। जरा हम स्केल की यूज़ करते हैं, लीजिए, और स्केल का यूज़ करके हम ज़रा बैलेंस शीट बनाते हैं ढंग का। एक लाइन आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा, दूसरा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा लाइन को घुमा लीजिए, स्केल को घुमा लीजिए, और एक ठो यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए और एक ठो इधर ड्रॉ कर लीजिए। उसी तरह का आप यहाँ पे दोनों तरफ ड्रॉ कर लेंगे, एक ठो यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे। कॉलम आप देख चुके होंगे कैसे हमने बनाया है। ठीक है, बैलेंस शीट में आप इधर लिखेंगे बेटा लायबिलिटीज, यहाँ रुपीस का साइन देंगे, यहाँ पे एसेट्स लिख देंगे, यहाँ रुपीस का साइन देंगे। बस यही होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ऐसा करते हैं, फॉर्मेट आप देख लें, पूरा पेज ले लेना, 20 से डिवाइड कर लेना, है ना। अब बैलेंस शीट में एसेट्स का जो जो नाम आपको दिख रहा होगा, अभी अभी हमने यहाँ पे बनाया है तो बहुत सारे एसेट्स का नाम हमको दिखा होगा। आइए हम लोग उस एसेट्स का नाम जरा लिखते हैं, जो भी नाम हमको दिखा था। ब्रेक करते समय हमने देखा था ना, यहाँ पे कैश था, स्टॉक था, डेटर था, फर्नीचर था। जरा लिखो, कैश था, स्टॉक था, डेटर था, फर्नीचर था, बैंक था, और एक क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस था। तो यहाँ पे आराम से जो आपको दिख रहा है ना वो आप लिख देंगे। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस भी था तो आप यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस भी लिख। आशा करते हैं आप समझ गए हैं। लायबिलिटी में क्या क्या था, सबसे पहले तो क्रेडिटर था, आउटस्टैंडिंग का शॉर्टकट है O/S, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको दिखा था, अर्न इनकम दिखा था, याद होगा तो आप अभी अभी बनाया है तो कुछ कुछ याद होगा, अनअर्न इनकम, और लास्ट वाला आपको दिखा था कैपिटल, था ना बच्चा। अब जो बैलेंस आया, जैसे कैश, ये कैश को है 1,45,000, जरा ऊपर से मिला लो, कैश स्टॉक डेटर है, तो कैश 145,000, तो यहाँ पे आप कैश में 145,000 लिख लेंगे। स्टॉक आपका है 44,000, आप स्टॉक में 44,000 लिख देंगे। बड़ा आसान होता है ये, बैलेंस शीट देख के बनाना है। उसके बाद आपका डेटर था 10,000, तो डेटर में 10,000 लिख देंगे। फर्नीचर 10,000 में से 1,000 घटा था तो 9,000 फर्नीचर बचा था। और बैंक 23,200, बैंक था 23,200, और प्रीपेड एक्सपेंस शायद 1,000 का था, अभी अभी तो देखे थे, जरा फिर से देख लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस 1,000 था, ठीक है। क्रेडिटर मेरा 0 हो गया था तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आउटस्टैंडिंग 5,000 था और अर्न 2,000 था, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 लिख देंगे। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जीरो वाला को अब लिखे या ना लिखे बात तो बराबर है। कैपिटल कितना था जरा देख लेते हैं,
225 200, 2,25,200। और बैलेंस शीट की खासियत है, यहाँ पे डबल लाइनिंग जरूर देंगे बेटा, बराबर साइड में इधर भी ड्रॉ करेंगे और डबल लाइनिंग यहाँ पे दे देंगे। ठीक है। बैलेंस शीट की खासियत है कि लायबिलिटी और एसेट दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर आप जोड़ोगे तो, वैसे तो अभी अभी हम जोड़े थे तो हमको याद है कि 2,32,200 आ रहा है। आप भी दोनों तरफ का अगर जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आप गलत बनाए हैं। आपको हम एक बार और जोड़ के दिखा देते हैं। 1,45,000 प्लस 44,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 प्लस 23,200 प्लस 1,000, 2,32,200। ठीक है। तो यही आसान सा है, बैलेंस शीट बड़ा आसान है। लायबिलिटी और कैपिटल को एक तरफ डाल लेते हैं, एसेट्स वाले हेड को एक तरफ दे देते हैं, और जो फाइनल इक्वेशन में जो अमाउंट आया है हम वही लिखते हैं। ये जो फाइनल अकाउंट में आप देख रहे हैं ये कैश की फिगर था। अब ऊपर से देख लेंगे किसका कौन सा फिगर है, आराम से बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट मार देंगे। तो बैलेंस शीट का यही फॉर्मेट होता है, लायबिलिटी होता है, एसेट होता है, और दोनों साइड मैच करना चाहिए, मतलब दोनों तरफ का इक्वल होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो गलत है, क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंटिंग क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। देख लो कैसे है। ये आपका लायबिलिटी हो गया ना, और ये कैपिटल हो गया, और ये टोटल एसेट हो गया। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना, तो एसेट यहाँ 2,32,000 है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल 2,32,000। अब पूछोगे सर यहाँ पे लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों नहीं लिखे, या टोटल लायबिलिटी की बात कर रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बात कर रही है। और यहाँ पे लायबिलिटी ये सिर्फ एक्सटर्नल की बात कर रही है, और ये इंटरनल कैपिटल, मतलब कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, आपको मालूम ही होगा। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जरा देख लीजिए। बैलेंस शीट लिखे हैं हम, उसके नीचे एजेट लिखे हैं। एजेट में हम डेट डालते हैं, जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन में दिया रहता है 31 मार्च, तो हम 31 मार्च डाल देते हैं। 2020 होता है तो 2020 डाल देते हैं, 19 होता है तो 19 डाल देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसलिए हम डैश डैश छोड़ दिए। आप क्वेश्चन में देख लो, कहीं भी डेट नहीं दिया हुआ था। जरा यहाँ पे जूम करके हम दिखा दे रहे हैं, कहीं भी डेट नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने डेट नहीं डाला। ठीक है बच्चा। तो आपने गौर किया कि हमने इसको कैसे बनाया है। बड़ा सावधानी से बनाना है। हेड आपको पहले ही लिख लेना है ताकि आपका हौच-पौच ना लगे। बैलेंस शीट बनाना भी हम आपको सिखा दिए हैं, लायबिलिटी प्लस एसेट करके बनाना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छा से बनाइएगा बच्चे। और आपको हम नेक्स्ट डे कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चंस आपको बताने हैं इस चैप्टर का, मतलब 1-2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू बच्चे। थैंक्स। बाय बाय।